हाय एवरीवन। सो अपना लास्ट क्लास कंप्लीट हुआ था ऑन एलओएस नंबर ए एंड एलओएस नंबर बी। ठीक है, ये दो अपने एलओएस किए थे विद सब्जेक्ट टू सर्टेन फंडामेंटल्स अपने समझे थे। वाज अबाउट प्राइस एंड इंट्रिंसिक वैल्यू के बीच में हाउ दिस टू कैन वी कंक्लूड बेसिस ऑन दिस टू प्राइस एंड इंट्रिंसिक वैल्यू वेदर एनी स्टॉक इज ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड। चलिए एक बार ट्राई करते हैं रिकैप करने का कि क्या किए थे अपने एलओएस ए के अंदर में। एलओएस ए के अंदर में वी स्पोक अबाउट कि प्राइस और इंट्रिंसिक वैल्यू के बीच में अगर देर इज अ डिफरेंस तो अपने क्या करें, उसका क्या करें। तो सबसे पहला चीज था कि यार वो जो डिफरेंस है वो मटेरियल है क्या। अगर मटेरियल है देन यू शुड गिव दिस टू योर क्लाइंट। तब अपने क्लाइंट को सजेस्ट कर सकते हो जो क्लाइंट का इन्वेस्टमेंट होराइजन है एंड जो कन्वर्जेंस होगा दी प्राइस और इंट्रिंसिक वैल्यू के बीच में, क्या वो सेम है। अगर है देन इट्स फाइन, अगर नहीं है देन देर इज नो पॉइंट ऑफ this informing this to your client or suggesting to your client. Third was about appropriateness of the model, यार ये जो वैल्यूएशन मॉडल आज अपने करेंगे वो कितना अप्रोप्रिएट है। फोर्थ वाज अबाउट सेंसिटिविटी ऑफ द इनपुट्स, क्या इनपुट्स बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, क्या इनपुट्स पे अपने को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है। एंड लास्ट वाज अबाउट रिसर्च, कि यार जो मीडिया कवरेज कर रहा है ऑन दो स्टॉक्स, जो मीडिया रिसर्च कर रहा है अगर हाई कवरेज है तो ऑब्वियसली जो प्राइस है ऑलरेडी इंट्रिंसिक वैल्यू तक हो सकता है पहुंच गया होगा, then there is no point of buying that stock. अगर no there is a less media coverage then obviously we will be interested into that stock. सेकेंड चीज अपने बात किए थे प्राइस और इंट्रिंसिक वैल्यू के बीच को लेके कि इफ प्राइस इज ग्रेटर देन द इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब जो प्राइस चल रहा है मार्केट में वो अगर शुड बी प्राइस से ज्यादा है, द स्टॉक इज एक्चुअली व्हाट ओवर वैल्यूड। इफ प्राइस इज लेस देन इंट्रिंसिक वैल्यू, अगर प्राइस जो इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है तो क्या हुआ, यहाँ पे प्राइस कम है इसका मतलब द स्टॉक इज व्हाट अंडर वैल्यूड। अगर कोई चीज अंडर वैल्यूड है तो उसको क्या करेंगे बाई, और कोई चीज ओवर वैल्यूड है तो उसको क्या करेंगे सेल। एंड थर्ड वाज अबाउट पी इज इक्वल टू व्हाट आई0, मतलब द स्टॉक इज एक्चुअली व्हाट फेयर। दिस वाज अबाउट एलओएस है। एलओएस नंबर बी के अंदर में क्या डिस्कस किया, एलओएस नंबर बी वाज अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल, जिसके अंदर में फर्स्ट वी स्पोक अबाउट डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल और दी प्रेजेंट वैल्यू मॉडल। उसके अंदर में अपने बात की थी डीडीएम मॉडल वर्सेस एफसीएफ मॉडल, फ्री कैश फ्लो मॉडल वर्सेस डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। सेकंड मॉडल था अपना रिलेटिव वैल्यूएशन मॉडल, जहां पे अपना प्राइस मल्टीप्लायर पी पीबी प्राइस टू कैश फ्लो वगैरह एंड इंटरप्राइज वैल्यू टू एबिडा एंड इंटरप्राइज वैल्यू टू सेल्स होने वाला होगा। थर्ड विल बी योर एसेट बेस्ड वैल्यूएशन। आज अपने क्या कर रहे हैं, आज अपने सबसे पहला जो फर्स्ट वाला मॉडल था अपना डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, किसके अंदर में, डीसीएफ के अंदर में, डिस्काउंटेड कैश फ्लो के अंदर में और प्रेजेंट वैल्यू मॉडल के अंदर में। दी फर्स्ट वाज अबाउट डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, उसको अपने स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब डीडीएम मॉडल के अंदर में वी हैव डिफरेंट वैरायटीज ऑफ द मॉडल। फर्स्ट अपना होगा सिंगल पीरियड मॉडल। सिंगल पीरियड मॉडल, सबसे मैं सारा मॉडल का नाम लिख देता हूँ तो दैट इजी होगा डिस्कशन के लिए। आप भी प्लीज साथ में नोट्स बना लेना और यू कैन रेफर टू दिस हैंड रिटन नोट्स। सबसे पहला होगा सिंगल पीरियड मॉडल, नेक्स्ट होगा मल्टी पीरियड मॉडल, नेक्स्ट विल बी मल्टी पीरियड मॉडल, थर्ड इज इनफिनाइट पीरियड मॉडल, थर्ड इज इनफिनाइट पीरियड मॉडल। ठीक है, अंडर द इनफिनाइट पीरियड मॉडल वी हैव नो ग्रोथ मॉडल, सेकेंड वी हैव कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल, कांस्टेंट ग्रोथ, थर्ड वी हैव मल्टी स्टेज मॉडल, थर्ड वी हैव मल्टी स्टेज। ठीक है, तो डीडीएम मेथड के अंदर में वी हैव सिंगल पीरियड मॉडल, मल्टी पीरियड मॉडल, इनफिनाइट पीरियड मॉडल। इनफिनाइट के अंदर में वी हैव नो ग्रोथ, कांस्टेंट ग्रोथ एंड मल्टी स्टेज मॉडल। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला सिंगल स्टेज मॉडल के साथ। लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट सिंगल पीरियड मॉडल। सिंगल पीरियड मॉडल देखिएगा आराम से, नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं मैं, जीरो। ठीक है, यू आर स्टैंडिंग एज ऑन ईयर, जीरो पॉइंट ऑफ टाइम पे आप खड़े हो। ठीक है, एज ऑन टुडे, इसको जीरो को अपने टुडे बोल सकते हैं, टुडे। दिस इज आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद। तुम क्या कर रहा है, एक स्टॉक का इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड आउट करने का ट्राई कर रहा है, कब, एज ऑन टुडे।
जीरो से डिनोट कर रहा हूँ यार, ये स्टॉक का प्राइस क्या होना चाहिए, ठीक है। और अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या है, सिंगल पीरियड। सिंगल पीरियड मान लेते हैं 1 ईयर का, सिंगल पीरियड इज 1 ईयर, मतलब कि सर आज अगर अपने स्टॉक बाई करते हैं तो अपने को 1 साल के बाद जब स्टॉक बेचेंगे, बिकॉज सिंगल पीरियड है ना, तो स्टॉक में अपने को क्या क्या मिलेगा, एक अपने को डिविडेंड मिलेगा नेक्स्ट ईयर में, सेकंड अगर प्राइस अप्रिसिएशन हुआ तो उसका बेनिफिट मिलेगा, मतलब सर दो चीज मिलेगा स्टॉक से, एक डिविडेंड मिलेगा, सेकंड जब बेचेंगे तो अपने को रियलाइज्ड वैल्यू, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड को डिनोट कर रहा हूं D1 से, ठीक है। तो जीरो अगर आ जाए तो वन क्या होगा, नेक्स्ट ईयर, तो डिविडेंड मिलेगा अपने को, और क्या मिलेगा, प्राइस अप्रिसिएशन, उसको डिनोट कर रहा हूँ P1 से। नेक्स्ट ईयर का प्राइस, एक्सपेक्टेड प्राइस क्या हो सकता है, नेक्स्ट ईयर का एक्सपेक्टेड प्राइस क्या हो सकता है इफ यू आर बाइंग दिस स्टॉक एज ऑन। तो ये दो चीज आपको मिलेगा कब, आफ्टर 1 ईयर। बट अपने को वैल्यू कब चाहिए, एज ऑन टुडे। तो क्या D1 P1 कैन बी इक्वल टू एज ऑन टुडे, नो। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, दो प्राइस या दो वैल्यू, दो नंबर अगर अलग अलग टाइमलाइन पे खड़ा है तो दोनों को अपने कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो क्या करें, ये D1 P1 को अपने को आज के दिन पता लगाना है, तो बेस्ट है इसका क्या करो, प्रेजेंट वैल्यू करो। लेट्स डू दी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। D1 P1 इज एक्चुअली योर एक्सपेक्टेड ना, एक्सपेक्टेड अपने को क्या लग रहा है कि क्या होगा नेक्स्ट ईयर में, क्या देगा कंपनी अपने को, D1 देगा P1 देगा, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड कैश फ्लो एट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, एट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, मतलब यार अपना जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है फ्रॉम दी स्टॉक, अपना जो रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ रेट ऑफ रिटर्न है फ्रॉम दी स्टॉक, उससे अपने क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू करेंगे ऑफ दी एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। जब मैं बोल रहा हूँ अपना, यहाँ पे अपना इज व्हाट, इक्विटी ना, मतलब इक्विटी, डोंट थिंक फ्रॉम द डेट एंड द प्रेफरेंस, क्योंकि यहाँ पे इक्विटी वैल्यूएशन चल रहा है, मतलब रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ व्हाट, इक्विटी। दिस वी विल डिनोट एज RE, RE से डिनोट कर रहा हूं मैं, ठीक है, RE रिक्वायर्ड रेट ऑफ। तो इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला बनेगा एज ऑन टुडे, एक्सपेक्टेड डिविडेंड नेक्स्ट ईयर का प्लस एक्सपेक्टेड प्राइस नेक्स्ट ईयर का डिवाइडेड बाई 1 प्लस RE, डिवाइडेड बाई 1 प्लस RE। 1 प्लस RE क्यों किया, रिक्वायर्ड रिटर्न का फैक्टर बनाया, रिक्वायर्ड रिटर्न का क्या बनाया, फैक्टर बनाया, और उससे क्या किया, प्रेजेंट वैल्यू निकाला। दिस इज द फॉर्मूला फॉर सिंगल पीरियड। देखने के लिए फॉर्मूला, अदरवाइज जरूरत नहीं है, नंबर्स लेते हैं। एक सेकंड, यहाँ पहले मैं लिख देता हूँ क्या क्या चीज है। इंट्रिंसिक वैल्यू इज वैल्यू intrinsic values, fundamental value as on today. D1 is the expected dividend in the next year, कि नेक्स्ट ईयर में आपको कितना एक्सपेक्टेड डिविडेंड मिलेगा। P1 is the expected price in the next year, जब स्टॉक बेचेगा तो कितना दाम मिलेगा। RE is the required return on equity, रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन इक्विटी, इसको और भी नाम से बोला जाता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अगर इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने लिए रिक्वायर्ड है, तो कंपनी के लिए क्या है, कॉस्ट है। अरे कंपनी अगर आपसे पैसा लेता है तो कंपनी को उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता है या रिटर्न देना पड़ता है, तो कंपनी के लिए कॉस्ट है, अपने लिए क्या है वो रिटर्न। इसलिए रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न किसके लिए, मेरे लिए, इन्वेस्टर के लिए। कॉस्ट ऑफ इक्विटी किसके लिए, कंपनी के लिए, उसको डिनोट कर रहा है RE से। या इसको और भी बोल सकते हैं इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑल्सो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बिकॉज आप सोचो, आपने अगर शेयर बाई किया, ठीक है, शेयर बाई करके आपका पैसा फंस गया, फंस गया मतलब आपका पैसा आपने इन्वेस्ट कर दिया, राइट, एंड यू आर नॉट एबल टू यूज दैट मनी कोई दूसरा पर्पस के लिए। यू कुड हैव यूज्ड दैट मनी विच यू हैव बॉट दी शेयर, वो पैसा को कहीं और यूज करके आप कमा सकते थे, यू कुड हैव अर्न बाय इन्वेस्टिंग इनटू से FD एंड ऑल, बट वो आप कमा नहीं पा रहे हो, तो इट्स एक्चुअली एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर यू, कि सर मैं वो जो रिटर्न नहीं कमा पाया, आई एम लूजिंग दैट, राइट, बिकॉज ऑफ व्हाट, RE, क्योंकि आपने वो पैसा स्टॉक में लगा दिया, राइट। तो आपका
required return from the stock will be denoted as what? RE. Intrinsic value आज के दिन, D1 expected dividend next year, P1 price in the next year, RE is the required return on equity, cost of equity और equity capitalization. देखना एग्जाम्पल, एकदम सिंपल एग्जाम्पल लेके चलो ताकि एक बार में आपको क्लिक हो जाए. 0 1, ठीक है. D1 एक्सपेक्टेड डिविडेंड नेक्स्ट ईयर का, मान लो कोई स्टॉक का दिया है $10, अब प्राइस अप्रिशिएट होके वो बन जाएगा स्टॉक 105, ठीक है. आपको बोल रहा है आज के दिन इंट्रिंसिक वैल्यू निकालो. व्हाट विल बी द इंट्रिंसिक वैल्यू एज ऑन टुडे गिवन RE, जिसे आप प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे. रिक्वायर्ड रिटर्न इज 10%. आपका रिक्वायर्ड रिटर्न, इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रिटर्न कितना? 10%. सर ये RE कहाँ से आया, सर ये डिविडेंड कहाँ से आया, ये प्राइस कहाँ से आया, अभी ये सब चीज नहीं सोचते. मैं बोल रहा हूँ सारा नंबर्स मैंने आपको दिया, उसके बाद आई टेल यू ये सब नंबर आ कहाँ से रहा है. बट एक बार आप मान के चलो ये सब नंबर्स आपको दिया हुआ है. हाउ यू विल फाइंड आउट द इंट्रिंसिक वैल्यू? तो आपको क्या करना है, इंट्रिंसिक वैल्यू टुडे विल बी इक्वल टू, सर 10 आएगा मेरे को, नेक्स्ट ईयर 105 आएगा. बट ये तो नेक्स्ट ईयर खड़ा है वैल्यू, मेरे को आज करना है, तो मेरे को क्या करना पड़ता है, इसका प्रेजेंट वैल्यू 1.10 टू द पावर 1. तो कितना आएगा, कैलकुलेट करिए प्लीज. 115 डिवाइडेड बाई 1.1, इट्स कमिंग 104.54, 104.55 कर ले रहा हूँ, ठीक है. 104.55 ये आपने कैलकुलेट किया. मान लो करेंट मार्केट प्राइस इस स्टॉक का चल रहा है से $90. क्या बोला, इंट्रिंसिक वैल्यू ये होना चाहिए, और मार्केट प्राइस आपको दे दिया क्वेश्चन के अंदर में कि ये चल रहा है एक्चुअल मार्केट प्राइस. अब कमेंट करने के लिए बोल रहा है कि वेदर यू वांट टू बाई और यू डोंट वांट टू बाई दी शेयर, आपको बाई करना चाहिए कि नहीं बाई करना चाहिए. देखो प्राइस चल रहा है 90, आपके हिसाब से कितना होना चाहिए शेयर का दाम? 104.55. द स्टॉक इज एक्चुअली व्हाट, अंडर वैल्यूड. द स्टॉक इज एक्चुअली व्हाट, अंडर वैल्यूड. वी विल गो लॉन्ग, अपने शेयर को बाई करेंगे 90 पे, एंड प्रे करेंगे यार ये जो 90 है ना 104.55, राइट. सिंस P0 is less than intrinsic value, we will go long on the stock. We will go long on the stock. ठीक है, ये वन ऑफ द एग्जाम्पल था. एग्जाम्पल नंबर 2 देखना. एग्जाम्पल नंबर 2, करेंट ईयर डिविडेंड या डिविडेंड पेड, कंपनी ने डिविडेंड पेमेंट किया, डिविडेंड पेड, ठीक है, पेड किया, या करेंट ईयर का डिविडेंड पेमेंट किया विच इज से $5 पेमेंट किया, ठीक है. ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड एक्सपेक्टेड इज 7%. Growth rate of dividend is expected to be 7%. Expected price for the next year happens to be $55. ठीक है, नेक्स्ट ईयर शेयर को जब आप बेचोगे तो $55 आपको मिलेगा. रिक्वायर्ड रिटर्न इज 8%. कंप्यूट इंट्रिंसिक वैल्यू. इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड आउट करिए एज ऑन टुडे. ठीक है, वेट, सबसे पहला यहाँ पे क्या बोला है, करेंट ईयर डिविडेंड बोला है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड नहीं बोला है. देयर इज अ डिफरेंस, बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपका सम सब जगह रॉन्ग होगा, इसलिए आप अभी क्लियर कर लीजिए. देखो जब मैं D1 नोटेशन लिया था, देयर आई टुक एक्सपेक्टेड डिविडेंड. ये मैं क्या बोल रहा हूँ, डिविडेंड पेड, पे कर चुका, इट्स नॉट एक्सपेक्टेड करेंट ईयर डिविडेंड. शैल आई टेल दिस एज D0 या D1? इसको मैं कौन सा नोटेशन यूज करूं, D0 यूज करूं या D1? D0, बिकॉज D1 तो क्या होता है, नेक्स्ट ईयर के एक्सपेक्टेड डिविडेंड. और यहाँ पे क्या बात कर रहा है यार, करेंट ईयर का डिविडेंड है या डिविडेंड पेड. इट्स नॉट अबाउट कि पेमेंट करेगा, इट्स नॉट अबाउट एक्सपेक्टेड डिविडेंड. सो दिस इज एक्चुअली व्हाट योर D0. इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज, D0. ठीक है, मेरे को क्या करना है, इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना है एज ऑन टुडे, एंड आई वांट D1
प्लस P1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस RE। तो मेरे पास क्या क्या डेटा अवेलेबल है डायरेक्टली? P1 इज अवेलेबल, यस 55। RE इज अवेलेबल, यस 8%। बट D1 नहीं पता है सर, बट D0 पता है। शेयर का दाम जो आप, सॉरी डिविडेंड जो लास्ट ईयर पेमेंट किया वो पता है। तो D1 क्या हो गया? नेक्स्ट ईयर का एक्सपेक्टेड डिविडेंड। नेक्स्ट ईयर का एक्सपेक्टेड डिविडेंड होगा D1 विल बी जो आपने लास्ट ईयर पेमेंट किया इनटू 1 प्लस ग्रोथ रेट, इनटू 1 प्लस ग्रोथ रेट। समझो चीज को, क्या लास्ट ईयर आपने $5 पे किया और बोल रहा है कि कंपनी जो है ना डिविडेंड को ग्रो कराएगा 5% से, मतलब 5% और एक्स्ट्रा पे करेगा ओवर एंड अबव 5। नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्टेड डिविडेंड पेमेंट विल बी 5 से और ऊपर 5% एक्स्ट्रा। तो मैं ले रहा हूँ $5 इंटू 1.07। इज इट फाइन? 7% और एक्स्ट्रा, तो कितना बन जाएगा? 5 इंटू 1.07, इट विल बी 5.3। बस बन गया सब, यहाँ पे आंसर निकल जाएगा। तो ये क्या होगा? 5.35 D1 प्लस P1 विल बी योर 55 डिवाइडेड बाई 1.08। कितना होगा? 55.88। 55.8। ये क्या निकला आपका? इंट्रिंसिक वैल्यू निकला ऑफ द शेयर, राइट। अब इसी समय मैं दे देता हूं, लेट्स अज्यूम प्राइस है आपका $65, ठीक है। करेंट मार्केट दाम चल रहा है क्या? $65। एंड शुड बी प्राइस कितना बोला आपको यहाँ पे कि क्या दाम होना चाहिए? 55.88। इसका मतलब क्या करना चाहिए अपने को, बताइए आप। प्राइस जो है वो ज्यादा है मार्केट में और इंट्रिंसिक वैल्यू क्या कम है। तो जो प्राइस होता है ना वो इंट्रिंसिक वैल्यू की तरफ मूव करता है। ये मत सोचना कि सर इंट्रिंसिक वैल्यू प्राइस की तरफ जाएगा या प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू। जो प्राइस है वो इंट्रिंसिक वैल्यू की तरफ जाता है, इंट्रिंसिक वैल्यू विल रिमेन द सेम। प्राइस जो है वो इंट्रिंसिक वैल्यू की तरफ मूव करेगा, मतलब प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू व्हाट फॉल। क्योंकि होना चाहिए स्टॉक का दाम 55, 55.88, दाम कितना चल रहा है? 65। तो सब कोई क्या करेगा? सेल करना स्टार्ट कर देगा। बिकॉज ऑफ द सेलिंग प्रेशर द प्राइस विल मूव टुवर्ड्स द इंट्रिंसिक वैल्यू। मतलब प्राइस इज ग्रेटर देन इंट्रिंसिक वैल्यू, देयरफॉर वी शुड गो लॉन्ग और शॉर्ट। वी शुड गो शॉर्ट। अपने शेयर को बेचते हैं 65 पे, शेयर्स को बोरो करके क्या करते हैं? बेचते हैं। और दाम जैसे नीचे गिरेगा 55 पे आएगा तो कहीं और से बोरो करके कहीं और से बाई कर लेंगे, मार्केट से बाई करके वो आदमी को शेयर्स को रिटर्न कर देंगे और आराम से $10 अर्न कर लेंगे। 65 पे शॉर्ट करेंगे, जब दाम 56 के पास आ जाएगा 55.88, मार्केट से बाई कर लेंगे 56 पे और वो शॉर्ट सेलर को रिटर्न कर देंगे एंड विल बी एबल टू अर्न $9, राइट। ये वो आपका सिंगल पीरियड सम। दिस इज योर सिंगल पीरियड सम। मल्टी पीरियड क्या हो गया? इंस्टेड ऑफ टेकिंग सिंगल पीरियड, एक साल के जगह में से 3 इयर्स लूंगा, 4 इयर्स लूंगा, 5 इयर्स लूंगा, 8 इयर्स लूंगा। मल्टी पीरियड नाम से देखो ना, मल्टी पीरियड मॉडल। तो इसका इक्वेशन कोई बता सकता है क्या? मल्टी पीरियड, दिमाग लगाओ। मल्टी पीरियड मॉडल, इंट्रिंसिक वैल्यू स्टैंडिंग एज ऑन टुडे। मैं मान के चल रहा हूं यहाँ पे आपके लिए अभी 3 इयर्स के लिए, ठीक है, 3 इयर्स। तो इंट्रिंसिक वैल्यू, इक्वेशन दिखाने के पहले इजी रहता थोड़ा सा नंबर लाइन और क्लैरिटी हो जाता आपको। दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 इयर्स के लिए लेके चलते हैं, ठीक है। तो स्टैंडिंग एज ऑन टुडे इफ यू बाई दी शेयर टुडे, आपको फर्स्ट ईयर के एंड पे क्या मिलेगा? D1। अभी क्लियर है कि सर मेरे को डिविडेंड 1 मिलेगा फर्स्ट ईयर के एंड पे। सेकेंड ईयर में क्या मिलेगा? D2। नेक्स्ट ईयर में क्या मिलेगा? D2। थर्ड ईयर में क्या मिलेगा? D3। और क्या मिलेगा? शेयर को अपने बेचेंगे थर्ड ईयर में, प्लस व्हाट? D3। शेयर को अपने क्या करेंगे? बेचेंगे, तो क्या मिलेगा? P। फर्स्ट ईयर में D1, सेकेंड ईयर में D2, थर्ड ईयर में D3 प्लस P3। आपको वैल्यू कब निकालना है? एज ऑन टुडे। यू वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू एज ऑन टुडे, सो यू विल डू व्हाट? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द एक्सपेक्टेड कैश फ्लो एट द रिक्वायर्ड रेट। सारा का सारा क्या करना है आपको आज के दिन? प्रेजेंट वैल्यू निकाल। सर सिंगल पीरियड में तो एक ही था तो फटाक से कैलकुलेट कर रहे थे, यहाँ पे तो तीन तीन आने वाला है, कहीं पे 5 आने वाला है 5 इयर्स के लिए, तो क्या अपने मैनुअली कैलकुलेट करेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वी हैव कैश फ्लो मोड, अपना कैलकुलेटर पे कैश फ्लो जिंदाबाद, उसमें डालेंगे और वैल्यू तुरंत आ जाएगा अपने को, ठीक है। देखते हैं कैसे आएगा।
तो इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस RE प्लस D2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस RE का होल स्क्वायर प्लस D3 प्लस P3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस RE का होल क्यूब। मान के चल रहे 3 इयर्स का समय, दैट इज वाई। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1, D1 आपको $2 दिया हुआ है, D3 सॉरी D2 आपको $3.5 दिया हुआ है टर्म्स में, D3 expected dividend at the end of 3 years is $5 and expected price at the end of third year is $75। ठीक है, तो D1 दे दिया आपको कि यार आपको नेक्स्ट ईयर में डिविडेंड एक्सपेक्टेड है $2 मिलने का, उसके बाद 3.5, उसके बाद $5, उसके बाद शेयर को आप बेच के $75 अर्न कर सकते हो, $75 आपको मिल जाएगा। योर रिक्वायर्ड रिटर्न फ्रॉम द स्टॉक इज 8%। ठीक है, आपका रिक्वायर्ड रिटर्न स्टॉक से कितना 8% है। आपको पूछ रहा है कंप्यूट द इंट्रिंसिक वैल्यू एज ऑन टुडे, कंप्यूट इंट्रिंसिक वैल्यू एज ऑन टुडे, आज के दिन इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल। तो कैसे करोगे आप सॉल्यूशन? इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू D1 which is 2 divided by 1.08 plus 3.5 D2 divided by 1.08 का होल स्क्वायर प्लस D3 प्लस P3 5 प्लस 75 डिवाइडेड बाई 1.08 का होल क्यूब। अच्छा, यहाँ पे क्यूब लिखा था, स्क्वायर होगा। बट एक एक को सॉल्व करना तो ऑब्वियसली टाइम टेकिंग है। अपने पास कैलकुलेटर है, गो टू कैश फ्लो मोड, कैश फ्लो मोड पे आइए। CF बटन NPV के बगल में दिख रहा होगा, तो CF सेकंड CEC, CF सेकंड CEC पुराना डेटा इरेज हो जाएगा। वापस से कैश फ्लो बटन प्रेस करो तो 0 दिख रहा होगा, CF0, इंटर एरो डाउन C01, C01 में आपको डालना है 2, जो फर्स्ट वाला कैश फ्लो है D1। ठीक है, फिर आपको प्रेस करना है इंटर, फिर आपको प्रेस करना है 2 बार एरो डाउन, 2 टाइम्स एरो डाउन, 2 इंटर, 2 टाइम्स एरो डाउन, C02 दिख रहा होगा, C02, C02 आपको डालना है 3.5 विच इज D2, फिर इंटर, 2 टाइम्स एरो डाउन, C03 इतना 5 प्लस 75 विच इज 80, इंटर एरो डाउन, फिर आपको प्रेस करना है एनपीवी, देन यू हैव टू प्रेस एनपीवी। ठीक है, तो आई पूछ रहा होगा आपसे, तो आई कितना है मेरा 8%, इंटरेस्ट रेट 8% है, तो आपको सिर्फ 8 डालना है, 8, 8 इंटर एरो डाउन, 8 के बाद इंटर, फिर एरो डाउन, एनपीवी बाय डिफॉल्ट 0 दिख रहा होगा, प्रेस सीपीटी, कंप्यूट बटन प्रेस कर दो सीपीटी, तो आपको आया होगा 68.359 विच इज 68.36। दिस इज योर इंट्रिंसिक वैल्यू, 68.36, ये आपका इंट्रिंसिक वैल्यू आ गया। राइट, अगर आप ये सेपरेटली भी कैलकुलेट करते तो भी इतना ही आता। कोई को चेक करना है तो वो बाद में चेक कर सकता है कि एक एक को आप मैनुअली सॉल्व करते तो भी इतना आ जाता 68.36, बट ऑब्वियसली मैनुअली करने का यहाँ पे जरूरत नहीं है। एक बार आपका खुद का पर्पज के लिए इफ यू वांट यू कैन डू, अदरवाइज फॉर योर एग्जाम पर्पज यू शुड बी कंफर्टेबल विद द कैश फ्लो मोड। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, D1 D2 D3 आपको दे दिया सब कुछ। एग्जाम्पल नंबर 2, करेंट ईयर डिविडेंड। ठीक है, करेंट ईयर डिविडेंड, काम करता हूँ इसका थोड़ा सा सेंटेंस चेंज करता हूँ, लैंग्वेज, डिविडेंड पेड इन द लास्ट ईयर इज इक्वल टू $10। पूरा तुम डिविडेंड पे किया कितना, $10। दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड डिविडेंड, दिस इज डिविडेंड पेड। देखो डिविडेंड पेड बोले या करेंट ईयर डिविडेंड बोले, उसको D0 मानना है, प्लीज लिख लो इस चीज को, या डिविडेंड पेड या करेंट ईयर डिविडेंड बोल रहा है, उसको क्या मानना है, D0। सो $10 इज एक्चुअली योर D0। ग्रोथ इन डिविडेंड फॉर नेक्स्ट
3 years will be at the rate of 5%. पूरा जो डिविडेंड ग्रो करेगा 3 साल तक 5%, 5%, 5% करके ग्रो करेगा. एक्सपेक्टेड प्राइस एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर विल बी $100. ठीक है. एक्सपेक्टेड प्राइस एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, दिस इज एक्चुअली योर P3. P3 कि सर क्या दाम होगा थर्ड ईयर के एंड पे, तो P3 रिक्वायर्ड रिटर्न इज 10%. रिक्वायर्ड रिटर्न इज 10%. कंप्यूट इंट्रिंसिक वैल्यू एज ऑन आज के दिन इंट्रिंसिक वैल्यू निकालिए. तो कैसे करें इस सम को? यहाँ पे तो सर D1, D2, D3 दिया हुआ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है. लेट्स कंप्यूट. जैसे फर्स्ट पीरियड वाले में भी किए थे अपने सिंगल पीरियड में. आपके रेफरेंस के लिए एक बार नंबर लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ. 0, 1, 2, 3. D0 कितना दिया है सब में? $10. ठीक है. अब आपको 5% ग्रो कराना है, तो D1 कितना हो जाएगा? D0 इंटू 1 प्लस ग्रोथ, तो D0 इज 10 इंटू 1.05. देखिए कितना आ रहा है. 10 इंटू 1.05, $10.5. $10.5. D2 क्या होगा इस बार? D2 D1 इंटू 1 प्लस D. अरे D2 क्या होगा? जो लास्ट ईयर डिविडेंड हुआ है उससे और एक साल का ग्रोथ रेट. D2 विल बी D1 इंटू 1 प्लस D और D0 इंटू 1 प्लस D का होल स्क्वायर. देखो लिख सकता हूं क्या मैं इसे? कैन आई राइट लाइक दिस? सर D2 विल बी D1 इंटू 1 प्लस ग्रोथ और D0 इंटू 1 प्लस G का होल स्क्वायर. रीजन, अगर तुम 1 प्लस इसको ब्रेक करेगा, इफ यू ब्रेक दिस, तो क्या मिलने वाला है? D0 इंटू 1 प्लस D इंटू 1 प्लस G. राइट, क्योंकि 1 प्लस D का होल स्क्वायर है. दिस इज एक्चुअली नथिंग बट योर D1 इंटू 1 प्लस ग्रोथ. ये पूरा D1 है और ये क्या हो गया? 1 प्लस ग्रोथ. ये तो लिखा मैंने. ठीक है. ये वाला फॉर्मूला कब लगाएंगे? ग्रोथ अलग अलग अगर हुआ तो. ग्रोथ रेट ना अगर अलग अलग हुआ तो अपने ये वाला चीज सोचेंगे, अदरवाइज अपने ये वाला फॉर्मूला आराम से लगा सकते हैं. D1 इंटू 1 प्लस. अब प्लीज इस पे फोकस करना, D1 इंटू 1 प्लस G पे. तो D2 क्या बना आपका? D1 विच इज 10.5 इंटू 1 प्लस ग्रोथ. ग्रोथ रेट कितना है? 5%. इनफैक्ट ग्रोथ रेट अगर अलग अलग भी है ना तो भी आप अप्लाई कर सकते हो सेम फॉर्मूला, क्योंकि D1 के अंदर में आपका ग्रोथ रेट फर्स्ट ईयर का ग्रोथ रेट जो है वो आ गया. D2 के अंदर में जो लास्ट ईयर का ग्रोथ रेट है वो D1 में आ गया इनटू नया वाला ग्रोथ रेट. ठीक है. ग्रोथ रेट अलग अलग है. फर्स्ट ईयर का 5, नेक्स्ट ईयर का 6, उसके बाद 7. यहाँ पे तो मैंने सेम ग्रोथ रेट दिया 5, 5, 5. सर व्हाट इफ ग्रोथ रेट अगर अलग अलग है? तो सेम तरीके से आपको करना है. D1 निकाल लो इंटू 1.05. D2 निकाल लो, जो D1 आया उस पर ग्रोथ रेट सेकेंड ईयर का अप्लाई करके, और फिर D3 निकालो जो लास्ट ईयर का डिविडेंड है विच इज D2, नया वाला ग्रोथ रेट अप्लाई करके. यहाँ पे करो टू 1.05, 11.025. D3 D3 क्या बना आपका? D2 इंटू 1 प्लस ग्रोथ. D2 कितना निकला? 11.025 इंटू 1.0. दिस विल बी 11.576. ठीक है. ये सब आपका डिविडेंड्स आ गया, प्लस P3 भी आएगा, आपको प्राइस भी मिलेगा बेच के शेयर को. कितना? 100. तो बस अब आपका सम्स रेडी है. अभी मैं कोई इक्वेशन नहीं लिख रहा हूं. ठीक है. दिस विल बी योर कैश फ्लो 1, दिस विल बी योर कैश फ्लो 2, दिस प्लस दिस विल बी योर कैश फ्लो 3. ये आपका CF1 हो गया, ये CF2 हो गया, और ये दोनों को ऐड करके विच विल बी 111.576 विल बी कैश फ्लो 3. सेम तरीके से कैलकुलेट करके इंट्रिंसिक वैल्यू निकालिए. सर ये $10 का क्या करना है? कुछ नहीं करना है. इट इज जस्ट फॉर द ग्रोथ पर्पस. D1, D2, D3 निकालने के लिए आपने यूज किया इंट्रिंसिक वैल्यू. चलो करते हैं डायरेक्टली.
कम टू कैश फ्लो मोड, कैश फ्लो सेकंड सी, पुराना डेटा प्लीज इरेज कर दीजिए। कैश फ्लो सेकंड सी, पुराना डेटा पूरा का पूरा इरेज कर दीजिए। ठीक है, हाँ। तो एफ इंटर एरो डाउन C01 में 10.5, इंटर 2 टाइम्स एरो डाउन C02 11.025, इंटर 2 टाइम्स एरो डाउन C03 111.576, इंटर एरो डाउन। देन यू हैव टू प्रेस एनपीवी। एनपीवी प्रेस करो, उस आपसे आई पूछ रहा होगा। आई क्या है यहाँ पे? 10%, तो आपको 10 डालना है, 10। इंटर एरो डाउन, एनपीवी कंप्यूट, कंप्यूट करो। 102.485, 102.49, इंट्रिंसिक वैल्यू बना आपका 102.4। इज इट फाइन? समझ में आ रहा है आपको ये कितना इजी है कैलकुलेशन? आपको सिर्फ कैश फ्लो मोड में जाके D1, D2, D3 और P3 को अप्रोप्रिएटली डालना है एंड यू विल गेट दी आंसर। लास्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 3। अब मैं थोड़ा सा लैंग्वेज को स्किप करके डायरेक्टली नंबर लाइन के थ्रू कर रहा हूँ। 0, 1, 2, ठीक है। तो आपको करंट ईयर डिविडेंड दिया हुआ है $20। ग्रोथ रेट फर्स्ट ईयर का है आपके पास 5%, सेकेंड ईयर का ग्रोथ रेट इज 6%, थर्ड ईयर का ग्रोथ रेट इज 7%। इस बार देखो मैंने ग्रोथ रेट अलग अलग कर दिया जानबूझ के। और P3 है आपके पास $80। आर ई सम्स में दिया 8%। ठीक है, थोड़ा सा लैंग्वेज स्किप कर दिया। क्या बोला कि यार करंट ईयर डिविडेंड और डिविडेंड पेड इज $20, दिस इज D0। D1, D2, D3 दिया नहीं, बट ग्रोथ रेट दे दिया कि यार फर्स्ट ईयर का ग्रोथ रेट क्या होने वाला है डिविडेंड का 5%, सेकेंड ईयर का 6%, थर्ड ईयर का 7%, और एक्सपेक्टेड प्राइस दे दिया $80। और आपसे पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द इंट्रिंसिक वैल्यू गिवन द रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ 8%। तो चलो D1 निकालते हैं। D1 क्या हो जाएगा? D0 20 इंटू ग्रोथ रेट कितना 5%, तो कितना होगा 20 इंटू 1.05, 21। D2, D2 क्या होगा? D1 इंटू 1 प्लस डी, D1 कितना अपना 21 इंटू 1 प्लस ग्रोथ 1.06। गलती से पुराना मत ले लेना, यू हैव टू टेक न्यू ग्रोथ रेट इंटू 1.06 विच इज 22.26। थर्ड ईयर का D3 इज इक्वल टू D2 22.26 इंटू 1.07, 23.82, 818 है 82। ठीक है, तो बस आपके पास वापस से सारा कैश फ्लो आ गया। ये D3 है, P3 अपने पास है 80। चलिए निकालिए आप खुद से कैलकुलेट करो प्लीज। दिस इज योर C01, दिस इज योर C02, ये टोटल इज C0। एनपीवी कैलकुलेट करो एट द रेट ऑफ 8%। कैश फ्लो सेकेंड CEC, कैश फ्लो इंटर एरो डाउन C01 21, इंटर 2 टाइम्स एरो डाउन C02 22.26, इंटर 2 टाइम्स एरो डाउन C03 23.82 प्लस 80 इक्वल टू 103.82, इंटर एरो डाउन। एनपीवी आई पूछ रहा है, आई कितना 8, इंटर एरो डाउन, एनपीवी 0 आ रहा है, कंप्यूट 120.94, तो इंट्रिंसिक वैल्यू विल बी 120.94। आई होप पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा कि यार सिंगल पीरियड और मल्टी पीरियड का कैसे कैलकुलेशन होने वाला है। सिंगल पीरियड तो काफी इजी है, मल्टी पीरियड के लिए अपने क्या करेंगे, कैश फ्लो, सिंपल। ठीक है, और ग्रोथ रेट वगैरह का भी सारा आपको यहाँ पे समझा दिया कि ग्रोथ रेट अगर सेम है, डायरेक्टली अगर नंबर्स दे दिया तो बेस्ट। ग्रोथ रेट है तो अपने जो डिविडेंड पे किया हुआ होगा उस पर ग्रोथ रेट लगा के वी विल बी एबल टू कैलकुलेट D1, D2, D3, D4, D5 जितना भी ईयर्स बोला इन तरीके से अपने करेंगे।
वाला समरी वाला पोर्शन। तो यहाँ पे अपने क्या सिंगल पीरियड हो गया अपना, मल्टी पीरियड हो गया। अब अपने जा रहे हैं इन्फिनाइट पीरियड मॉडल के अंदर में। इसमें जा रहे हैं इन्फिनाइट पीरियड मॉडल। थर्ड इज इन्फिनाइट पीरियड इन्फिनाइट पीरियड का मतलब क्या हुआ, या अब यहाँ पे आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है दैट इज नॉट लिमिटेड टू एनी 3 years 4 years 5 years। योर इन्वेस्टमेंट होराइजन और योर इंटेंशन टू होल्ड दी स्टॉक इज नॉट फॉर 3 years 4 years, इट इज व्हाट अप टू इन्फिनिटी, जिंदगी भर। क्या जिंदगी भर तक अपने होल्ड करने वाले हैं स्टॉक, इनफाइनाइट पीरियड। तो इनफाइनाइट पीरियड अगर है तो अपने कैसे स्टॉक का वैल्यू निकालें, इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे अपने कैलकुलेट करें इफ देर इज अ इनफाइनाइट पीरियड मॉडल। तो इनफिनाइट पीरियड के अंदर में वी हैव थ्री पार्ट्स। फर्स्ट इज द नो ग्रोथ, सेकंड इज द कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल, एंड थर्ड इज द मल्टी स्टेज। थर्ड विल बी योर मल्टी स्टेज। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, नो ग्रोथ नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि नो ग्रोथ सबसे इजी मॉडल है। जो सेकंड वाला है कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल वो समझा रहा हूँ। ठीक है, कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल समझा रहा हूँ, उसके बाद नो ग्रोथ विल बी जस्ट फॉर्मेलिटी। तो इनफिनाइट ग्रोथ मॉडल के अंदर में केस वन कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल, कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल, और इसको अपने और भी बोलते हैं गॉर्डन ग्रोथ मॉडल। कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल और गॉर्डन ग्रोथ मॉडल देखना। इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू एज ऑन टुडे विल बी नेक्स्ट ईयर के एक्सपेक्टेड डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर ई प्लस D2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर ई का होल स्क्वायर प्लस D3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर ई का होल क्यूब प्लस डॉट 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 कब तक, इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनाइट पीरियड है ना, अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनाइट पीरियड है इसलिए मैं क्या यूज कर रहा हूँ, इन्फिनिटी। अदरवाइज मैं उसको कंप्लीट कर देता 4 years 5 years के अंदर में। और देखो यहाँ पे मैंने प्राइस भी नहीं लिया बिकॉज अपने को पता नहीं है कब बेचेंगे, इन्फिनाइट पीरियड होल्ड कर रहे हैं अपन। और यहाँ पे है कांस्टेंट ग्रोथ, मतलब कंपनी का जो डिविडेंड ग्रोथ रहने वाला है ना, डिविडेंड ग्रोथ रेट रहने वाला है विल बी कांस्टेंट हर साल। मतलब कि सर हर साल डिविडेंड ग्रो करेगा से एट द रेट ऑफ 5%। अब ये मत बोलना सर सेकेंड ईयर 6% कर सकता है क्या, थर्ड ईयर 7% कर सकता है क्या, नो। ग्रोथ रेट बोल दिया क्या, कांस्टेंट। 5 मतलब 5 रहने वाला है, 5 मतलब 5% रहने वाला है। सर ऐसा कौन सा कंपनीज के अंदर में होता होगा जिसके अंदर में ग्रोथ रेट विल रिमेन कांस्टेंट। इट विल बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ मेच्योर्ड कंपनीज के अंदर में, जो थोड़ा स्टेबल हो गई है कंपनी। ठीक है, जो मेच्योर हो गई है, जैसे HDFC, रिलायंस, टाटा, ऑल दोज आर वेल स्टैब्लिश्ड, वहां पे वी कैन अप्लाई दी कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल। यार जो डिविडेंड का ग्रोथ रहेगा ना, वो से 20-30% या अलग अलग ग्रोथ नहीं रहने वाला, कांस्टेंट रहने वाला एट द रेट ऑफ से 5% या 7% करके एवरी ईयर, वो ग्रोथ रेट कांस्टेंट रहेगा। हाँ, कांस्टेंट ग्रोथ रेट का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, उसके बाद आई शो यू द डेरिवेशन। फॉर्मूला ऑफ कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल और GGM मॉडल इज, GGM गॉर्डन ग्रोथ मॉडल इज इंट्रिंसिक वैल्यू एज ऑन टुडे, आज के दिन, इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड डिविडेंड फॉर द नेक्स्ट ईयर डिवाइडेड बाई RE रिक्वायर्ड रिटर्न माइनस ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड। दिस इज द फॉर्मूला। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, बता नहीं सकता हूँ, और इतना इजी भी है फॉर्मूला। डोंट वरी, सारा चीज एक्सप्लेन करूंगा, ये फॉर्मूला आया कहाँ से, इसका इंटरप्रिटेशन क्या होने वाला है, वो सब सारा चीज डिस्कस करेंगे पहले। बट आप ये फॉर्मूला बैठाओ यार। फॉर्मूला गॉर्डन ग्रोथ मॉडल क्या क्या होने वाला है कि इंट्रिंसिक वैल्यू आज के दिन स्टैंडिंग एज ऑन टुडे विल बी एक्सपेक्टेड डिविडेंड नेक्स्ट ईयर का डिवाइडेड बाई व्हाट, रिक्वायर्ड रिटर्न माइनस व्हाट, ग्रोथ, रिक्वायर्ड रिटर्न माइनस ग्रोथ। अब डेरिवेशन में जा रहा हूं मैं, नॉट रिक्वायर्ड फॉर द एग्जाम पर्पस, डेरिवेशन नॉट रिक्वायर्ड फॉर द एग्जाम पर्पस, बट हाँ समझने के लिए अच्छा है कि सर अभी आप बोले इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस RE प्लस D2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस RE का होल स्क्वायर प्लस D3
डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर ई का होल क्यूब प्लस डॉट डॉट ऐसे करके अप टू इन्फिनिटी तक, ठीक है। एक होता है जीपी सीरीज, अगर आपको पता होगा, इसका मैथ्स होगा या कभी किया हुआ होगा, जीपी सीरीज। जीपी सीरीज का इक्वेशन क्या होता है? जीपी सीरीज ए फर्स्ट टर्म ए आर, फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो ए आर स्क्वायर कॉमा ए आर क्यूब डॉट डॉट ए आर 4 ए आर 5 एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ पे ए होता है आपका फर्स्ट टर्म, दिस इज योर फर्स्ट टर्म, आर इज योर कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो, और कॉमन रेशियो निकलता है नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई प्रीवियस टर्म, ठीक है। तो जीपी सीरीज में दिस इज योर जीपी सीरीज ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, ए आपका हो गया फर्स्ट टर्म, आर हो गया आपका कॉमन रेशियो, और कॉमन रेशियो होता है नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई व्हाट? प्रीवियस टर्म। सम ऑफ जीपी सीरीज होता है ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस, सम ऑफ जीपी सीरीज इज ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। ए आपका फर्स्ट टर्म हो गया, आर क्या हो गया? कॉमन रेशियो। अब आराम से, जिसका मैथ्स नहीं भी था घबराने का जरूरत नहीं है, बस आपको चीज को लिंक करना है, दैट्स इट। अब देखो ये वाला जो इक्वेशन है ना, दिस इक्वेशन, ए आपका फर्स्ट टर्म है, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या हो गया? ये दिस इज योर फर्स्ट टर्म, तो d1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर ई, दिस इज योर ए। फिर क्या है? ए आर, तो आई कैन राइट d2 को, ऊपर में मेरा d2 है ना, नेक्स्ट टर्म में d2 को कैन आई राइट d1 इंटू 1 प्लस जी डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर ई। बताओ तो, d2 बाई 1 प्लस आर ई का होल स्क्वायर को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ d2 बाई 1 प्लस आर ई का होल स्क्वायर? एकदम लिख सकते हो, क्योंकि d2 क्या होता है? d1 इंटू 1 प्लस ग्रोथ डिवाइडेड बाई व्हाट? 1 प्लस आर ई इंटू 1 प्लस आर ई। तो एक्चुअली अगर आप देखो, ये वाला क्या है? ए, दिस इज ए, देखो सेम टर्म है ए। ये वाला टर्म क्या है? आर, कॉमन रेशियो आर, ठीक है। d3 को आई कैन राइट d1, सॉरी डी, हाँ d1 इंटू 1 प्लस डी इंटू 1 प्लस डी, d3 को डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर ई इंटू 1 प्लस आर ई इंटू 1 प्लस आर ई। ये मेरा क्या हो गया? ए, दिस इज आर, दिस इज आर, ये क्या बन गया? ए आर स्क्वायर। ये रहा। चलिए अब फाइनल चीज में आ जाते हैं कि सर ये तो चीज समझ में आ गया कि ए मेरा यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, d1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर ई, और आर जो कॉमन रेशियो है विच इज माई प्रीवियस टर्म डिवाइडेड बाई नेक्स्ट टर्म। व्हाट इज माई प्रीवियस, सॉरी नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई प्रीवियस टर्म। नेक्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे? d1 के बाद d2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर ई का होल स्क्वायर, तो d2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर ई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई प्रीवियस टर्म विच इज d1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर ई, राइट। और d2 को मैं इसको ब्रेक करके लिख रहा हूँ d1 इंटू 1 प्लस डी, तो 1 प्लस आर ई कैंसिल हो गया, 1 प्लस आर ई एक बच गया, डी वन कैंसिल हो गया, देयरफॉर आर क्या बच गया? 1 प्लस डी डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर ई। और यही चीज तो अपने यहाँ भी लिख रहे थे, द सेम थिंग वी आर राइटिंग हियर ऑल्सो। तो ये आपका जीपी सीरीज हो गया, दिस इज एक्चुअली योर जीपी सीरीज, प्रूव हो गया ये जीपी सीरीज। चलिए अब इसको सम ऑफ जीपी सीरीज करते हैं, बिकॉज मेरे को सम निकालना है, सारा चीज को प्लस करना है। तो सम ऑफ जीपी सीरीज क्या बोला था? ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, ए क्या है यहाँ पे? फर्स्ट टर्म, d1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर ई डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, कॉमन रेशियो ये रहा, निकाले अपने 1 प्लस डी डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर ई। चलो सॉल्व करो, तो d1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर ई न्यूमरेटर में, नीचे एलसीएम ले रहा हूँ, तो 1 प्लस आर ई माइनस 1 माइनस जी डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर ई। देख लो सब कोई कंफर्टेबल है यहाँ तक? 1 प्लस आर ई एलसीएम आया ऊपर में, ये माइनस ब्रैकेट ओपन, -1 माइनस जी,
तो ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 + RE कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या फाइनली? D1 डिवाइडेड बाई व्हाट? RE माइनस जी। D1 डिवाइडेड बाई RE माइनस जी। यही तो किया था यहाँ पे, देख लो, सेम चीज तो लिखा है मैंने, D1 डिवाइडेड बाई RE माइनस जी। ये डेरिवेशन वापस से रिपीट करो, जिसको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगा होगा, जरूरत नहीं है। हाँ, अब अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए यू कैन रिव्यू क्लास के बाद एक बार आप जरूर देखना, सो दैट एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार ये फॉर्मूला आ कहाँ से रहा है। अदरवाइज एग्जाम के लिए बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको क्या ध्यान में रखना है कि गॉर्डन ग्रोथ मॉडल कैसे निकलेगा सर? इंट्रिंसिक वैल्यू एज ऑन टुडे विल बी एक्सपेक्टेड डिविडेंड नेक्स्ट ईयर का डिवाइडेड बाई RE माइनस जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। नाउ इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाई RE माइनस, ये गॉर्डन ग्रोथ मॉडल का फॉर्मूला या कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल फॉर्मूला है। ये कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल क्या होता है कि सर कौन से बिजनेस के ऊपर में लगेगा ये कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल? ये उस बिजनेस के ऊपर में लगेगा जो मेच्योर्ड है, जो भी मैं बोल रहा था आपको, SDFC, टाटा एंड ऑल, राइट। जो लेस साइक्लिकल है, मेच्योर्ड कंपनीज है, स्टेबल कंपनीज है, मेच्योर्ड कंपनीज है और स्टेबल कंपनीज है, जिनका ग्रोथ रेट क्या रहने वाला है? कांस्टेंट रहने वाला है। क्या चीज का ग्रोथ रेट? डिविडेंड का ग्रोथ रेट क्या रहने वाला है? कांस्टेंट रहने वाला है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डिविडेंड पे आउट नहीं करेगा, दे विल पे द डिविडेंड, बट द डिविडेंड का ग्रोथ रेट विल बी व्हाट? इट विल रिमेन सेम। नाउ RE और G, RE is what your required return, G is the growth rate, D1 is the expected dividend next year का। इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए इट्स इंपॉर्टेंट, इन केस ऑफ गॉर्डन ग्रोथ मॉडल द अजम्पशन इज RE हैज टू बी ग्रेटर देन G। RE जो रिक्वायर्ड रिटर्न है वो ग्रोथ से ज्यादा होना चाहिए। RE जो है रिक्वायर्ड रिटर्न सर ग्रोथ से ज्यादा होना चाहिए। अगर सोचो ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? इफ RE इज नॉट ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन G, बट इट इज लेस देन G, G से अगर कम हुआ तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। इफ RE इज लेस देन G, RE आपका 10% है, ग्रोथ रेट आपका 12% है, तो 10 माइनस 12 विल बी व्हाट? -2। ये ओवरऑल इंट्रिंसिक वैल्यू विल बिकम व्हाट? नेगेटिव। बट इंट्रिंसिक वैल्यू प्राइस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। अरे मिनिमम क्या हो सकता है? जीरो, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। तो RE हैज टू बी व्हाट? ग्रेटर देन G। सेकंड assumption, Gordon growth model will be applicable on matured companies, matured companies या stable companies के ऊपर में लगेगा। थर्ड, growth rate will remain constant throughout। ग्रोथ रेट क्या होना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए, नो चेंज इन दी ग्रोथ रेट। अलग अलग ग्रोथ रेट नहीं होना चाहिए, एक ग्रोथ रेट होना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए जिंदगी भर। देन ओनली गॉर्डन ग्रोथ मॉडल विल बी एप्लीकेबल, राइट। RE और G, ठीक है, RE और G का अगर डिफरेंस इंक्रीज होगा, RE और G का अगर डिफरेंस इंक्रीज होगा तो इंट्रिंसिक वैल्यू पे क्या इंपैक्ट होगा? वेदर इट विल इंक्रीज और वेदर इट विल डिक्रीज। इंट्रिंसिक वैल्यू इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? सोच के बताओ। RE और G का अगर डिफरेंस इंक्रीज होगा, तुम सोचो RE था मेरा 12%, ग्रोथ रेट वॉज 8%, तो गैप कितना है? 4%। मैंने बोला RE और G का गैप इंक्रीज होगा, मतलब अगर RE को मैं 12% रख दूं, ग्रोथ रेट को इफ आई टेक 5%, तो डिफरेंस क्या होगा? 7%। अगर डिनोमिनेटर इंक्रीज होता है तो ओवरऑल रेशियो पे क्या इंपैक्ट होता है? इट राइजेस और इट फॉल्स? इट फॉल्स। अगर डिनोमिनेटर इंक्रीज होता है तो ओवरऑल रेशियो क्या होता है? गिरता है, राइट। तो इफ गैप बिटवीन RE and G increases, then intrinsic value falls. Fifth, if gap between RE and G falls, 7 से अगर 4% हो गया, डिनोमिनेटर कम होता है, ओवरऑल रेशियो क्या होता है? इंक्रीज। देन इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है? इंक्रीज होता है, राइट। गॉर्डन ग्रोथ मॉडल। एग्जाम्पल, करंट ईयर डिविडेंड
$8, growth rate is 5%, required return is 10%. रिक्वायर्ड रिटर्न 10% है, ग्रोथ रेट 5% है, करंट ईयर डिविडेंड $8 है। ठीक है, आपको क्या निकालना है? दिस विल रिमेन कांस्टेंट, ग्रोथ रेट कांस्टेंट रहने वाला है, क्लैरिफाई कर दिया। कैलकुलेट इंट्रिंसिक वैल्यू एज ऑन टुडे, आज के दिन आपको इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड आउट करना है। कैसे करें? इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू $8 ले लूं क्या, या $8 से ज्यादा होगा? देखो क्या लिखा है, करेंट ईयर डिविडेंड $8, तो मेरे को लेना है $8 विच इज D0 इंटू 1 प्लस जी विच इज 1.05, तो ये D1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई RE इज व्हाट 0.10 माइनस ग्रोथ रेट इज 0.05। ठीक है, तो 8 इंटू 1.05 डिवाइडेड बाई 0.05, $168 will be intrinsic value. Example number 2, expected dividend for the next year is $10, growth rate, constant growth rate 6%, required return is 13%. Calculate intrinsic value, आज के दिन इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल। अब एक सेकंड रुको, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड लिखा है, इसका मतलब $10 इज D0 या D1, दिस इज D1। कोई गलती से इतना बार मल्टीप्लाई करवा दिया आपको, तो कोई गलती से ये मत करना कि सर जानबूझ के करंट डिविडेंड देंगे उस पर 1.06 या 1 प्लस ग्रोथ रेट मल्टीप्लाई कर देंगे। नो, मैंने जानबूझ के इस बार एक्सपेक्टेड डिविडेंड रखा है, तो दिस इज एक्चुअली योर D1। वापस से प्लीज यहाँ पे आप ग्रोथ रेट मल्टीप्लाई मत करिएगा, अदरवाइज आपका सम रॉन्ग होगा और ऑप्शंस में इंटरटेन करेगा। Intrinsic value will be D1 which is $10 divided by RE 13.13 minus growth rate is 0.06। एक इन डेसिमल में लीजिए आप, RE और G को प्लीज डेसिमल में लीजिए, अदरवाइज इफ यू टेक इन परसेंटेज तो आपको फिर परसेंटेज संभालना पड़ जाएगा। ठीक है, मतलब आप 10 डिवाइडेड बाई फिर आपको 7% डालना पड़ेगा कैलकुलेटर पे, बेटर रहेगा 0.13 और 0.06 लीजिए। तो 10 डिवाइडेड बाई व्हाट 0.07, 142.86, $142.86। दिस इज योर इंट्रिंसिक वैल्यू, राइट? कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल काफी इजी लग रहा होगा यार, एक ही फॉर्मूला, डिविडेंड डिवाइडेड बाय व्हाट RE माइनस G, नो कैश फ्लो मोड, नथिंग, एकदम सिंपल सा है, राइट? यहाँ पे अपने स्टार्ट किए थे कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल के अंदर में, ये फर्स्ट पॉइंट फॉर्मूला लिखवाया, सेकेंड पॉइंट डेरिवेशन दिखाया, फिर फोर्थ यहाँ पे अजम्पशंस वगैरह को लेके बात की अपने, फिफ्थ एग्जाम्पल्स देखे, एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2, सिक्स पॉइंट अंडर द गॉर्डन ग्रोथ मॉडल इटसेल्फ। ठीक है, 6 पॉइंट अंडर द गॉर्डन ग्रोथ मॉडल इटसेल्फ। देखना, अभी अपने देखे इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाई RE माइनस G, बहुत बार आएगा ये वाला, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट D1 डिवाइडेड बाई RE माइनस G। ठीक है, मान लीजिए अगर स्टॉक फेयर प्राइस है, फेयर प्राइस मतलब कि P0 इज इक्वल टू IV0, दाम जितना होना चाहिए उतना ही अगर चल रहा है तो फेयर वैल्यू। कैन आई राइट IV0 को लूज टर्म्स में P0, मैं लूज टर्म्स में लिख रहा हूँ P0 इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाई RE माइनस G। सर जो दाम चल रहा है वो लिखते हैं लूज टर्म्स में, RE माइनस G को लेफ्ट में लेके जा रहा हूँ, RE माइनस G इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाई P0, P0 नीचे आ गया, देयरफॉर RE विल बी इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाई P0 प्लस G, G को राइट साइड में ले गया, G को राइट साइड में ले गया। देखिए ये हुआ क्या एक्चुअली,
सेम फॉर्मूला को मैंने दूसरे तरीके से लिखा यार, रिक्वायर्ड रिटर्न क्या होगा मेरा, D1 बाई P0 प्लस व्हाट, ग्रोथ रेट, प्लस व्हाट, ग्रोथ रेट। इसको अपने बोलते हैं RE को, रिक्वायर्ड रिटर्न और टोटल रिटर्न। यार स्टॉक से अपने को टोटल रिटर्न कितना मिल रहा है ये बताओ ना। ये देखो जब भी तुमको स्टॉक बाई करता है तुमको डिविडेंड मिलेगा प्लस कैपिटल अप्रिसिएशन। स्टॉक का दाम क्या हो, इंक्रीज हो जाए, स्टॉक का दाम इंक्रीज हो जाए। तो ये हो गया आपका डिविडेंड, डिविडेंड यील्ड बोलते हैं, डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड यील्ड। यील्ड मतलब क्या होता है, रिटर्न। यील्ड मतलब रिटर्न। P0 कि यार आज आपने 100 रुपया दिया, आपको नेक्स्ट ईयर में डिविडेंड मिलेगा। इफ यू आर बाइंग दी स्टॉक एज ऑन टुडे, यू विल गेट व्हाट, डिविडेंड इन दी नेक्स्ट ईयर। तो देखो D1 लिखा नेक्स्ट ईयर का, और P0 लिखा है प्रीवियस ईयर का। इफ यू हैव बॉट दी स्टॉक एज ऑन टुडे, यू विल गेट डिविडेंड इन दी नेक्स्ट ईयर। तो D1 डिवाइडेड बाई P0 प्लस क्या मिलेगा आपको, ग्रोथ, मतलब कैपिटल गेन या कैपिटल अप्रिसिएशन, कैपिटल अप्रिसिएशन मिलने वाला। इज इट फाइन, समझ में आ रहा है आपको। चलो यहाँ पे देखते हैं इसी सम को। देखो एक्सपेक्टेड डिविडेंड आपका कितना दिया हुआ था, $10, और प्राइस कितना निकाला था आपने यहाँ पे, 142.86। तो डिविडेंड यील्ड कितना बनेगा, व्हाट विल बी योर डिविडेंड यील्ड, द $10 इज माई एक्सपेक्टेड डिविडेंड डिवाइडेड बाई 142.86 वाज माई प्राइस, वाज माई प्राइस। तो कितना आएगा ये वाला डिविडेंड यील्ड, निकालिए प्लीज, डिविडेंड यील्ड निकालिए। 10 डिवाइडेड बाई 142.86 इंटू 100, 6.99 मतलब 7%। 10 डिवाइडेड बाई 142.86 इंटू 100 करेंगे तो 7% आएगा। दिस इज एक्चुअली योर डिविडेंड यील्ड, ये 7% डिविडेंड यील्ड है। बट आपका रिक्वायर्ड रिटर्न कितना था, हाउ मच वॉज योर रिक्वायर्ड रिटर्न, 13%। अरे आपको चाहिए था स्टॉक से 13% बाबा, बट डिविडेंड आपको दिया सिर्फ 7%। इसका मतलब जो रिमेनिंग 6% है वो कहां से मिला, वो मिला आपको प्राइस अप्रिसिएशन से। जब तुम शेयर बेचा तो ज्यादा प्राइस पे बेचा, तो ग्रोथ कितना हुआ, 6%। और देख लो यहाँ से प्रूफ भी हो रहा है, यू रेफर द प्रीवियस सम कि 13% सर मेरा टोटल रिटर्न मेरे को चाहिए था, 6% मेरे को प्राइस अप्रिसिएशन से मिलेगा, बचा 7% कहां से, डिविडेंड से, या डिविडेंड यील्ड। चीज समझ में आ रहा है, काफी इजी है ये वाला चीज। सर RE will be equal to D1 divided by P0 plus what। तो सेकेंड टाइप ऑफ सम अंडर द गॉर्डन ग्रोथ मॉडल हो सकता है कि इंस्टेड ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू वो आपको क्या करे, रिक्वायर्ड रिटर्न पूछे। क्या पूछे, रिक्वायर्ड रिटर्न पूछे। तो आप चीज को बैठा लीजिए कि सर रिक्वायर्ड रिटर्न विल कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स, फर्स्ट कंपोनेंट विल बी डिविडेंड यील्ड, सेकंड कंपोनेंट विल बी प्राइस अप्रिसिएशन, सेकंड कंपोनेंट विल बी प्राइस अप्रिसिएशन और ग्रोथ। तो टोटल रिटर्न बन जाएगा आपका डिविडेंड यील्ड प्लस कैपिटल अप्रिसिएशन। डिविडेंड यील्ड क्या बनेगा कि सर जो प्राइस अपने करंट ईयर में पे किया उसके लिए नेक्स्ट ईयर में मेरे को डिविडेंड मिलेगा, तो D1 डिवाइडेड बाई व्हाट, P0 प्लस व्हाट। ठीक है, तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करोगे एंड यू विल गेट दी टोटल रिटर्न ऑन दी स्टॉक। तो हो सकता है सम्स में आपको रिक्वायर्ड रिटर्न दे दे, डिविडेंड यील्ड का आपको डिटेल्स दे दे, ग्रोथ पूछे, या डिविडेंड यील्ड दे दे आपको, सॉरी डिविडेंड यील्ड का नंबर्स दे देगा आपको, D1 दे देगा और P0 वगैरह दे देगा, ग्रोथ रेट दे देगा, आपको रिक्वायर्ड रिटर्न पूछेगा, कुछ भी, मतलब आउट ऑफ 3 वेरिएबल्स 1 विल बी मिसिंग एंड 2 वेरिएबल का आपको डिटेल्स दे देगा एंड यू शुड बी एबल टू कैलकुलेट दी थर्ड वेरिएबल, राइट। तो ये आपका 6 पॉइंट हुआ कि यार अपने कैसे रिक्वायर्ड रिटर्न कैलकुलेट करेंगे डिविडेंड यील्ड एंड कैपिटल अप्रिसिएशन से। चलिए एक सम्स कर लेते हैं एक बार इसका भी प्लीज, एग्जाम्पल। एक्सपेक्टेड डिविडेंड इन नेक्स्ट ईयर इज $6.5। आज के दिन दाम चल रहा है स्टॉक का 65, 65 चल रहा है। रिक्वायर्ड रिटर्न फ्रॉम द स्टॉक इज 15%। कैलकुलेट ग्रोथ रेट, कैलकुलेट ग्रोथ रेट। ठीक है,
तो आपको क्या करना है, आर ई इज इक्वल टू D1/P0 प्लस डी, ये फॉर्मूला बैठा लिए कि सर मेरा टोटल रिक्वायर्ड रिटर्न विल बी डिविडेंड यील्ड प्लस व्हाट, कैपिटल अप्रिसिएशन। तो आर ई अपने पास है 15%, डिविडेंड यील्ड यहां से निकाल सकते हैं 6.5 डिवाइडेड बाई व्हाट, 65, 6.5 डिवाइडेड बाई व्हाट, 65 प्लस व्हाट, ग्रोथ रेट। चलिए ग्रोथ रेट निकाल लीजिए, 6.5 डिवाइडेड बाई 65 क्या होगा, 10%। देयरफॉर सर अगर 15% में से 10% मेरे को डिविडेंड से मिल रहा है रिटर्न, तो कैपिटल अप्रिसिएशन से कितना मिल रहा होगा, रिमेनिंग 5%, रिमेनिंग 5%, राइट। 6 पॉइंट ये हो गया। सेवेंथ, सब कुछ अभी कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल के अंदर में चल रहा है। इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाई आर ई माइनस जी, ये अपना फॉर्मूला है, दिस इज माई फॉर्मूला। देखो, रिलेशनशिप बिटवीन द रिक्वायर्ड रिटर्न एंड इंट्रिंसिक वैल्यू, ग्रोथ एंड इंट्रिंसिक वैल्यू। क्या बोला, क्या रिक्वायर्ड रिटर्न और इंट्रिंसिक वैल्यू के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ग्रोथ और इंट्रिंसिक वैल्यू के बीच में क्या रिलेशनशिप है। रिक्वायर्ड रिटर्न एंड इंट्रिंसिक वैल्यू इज इनवर्सली रिलेटेड, उल्टा रिलेटेड होता है, इनवर्सली रिलेटेड। ग्रोथ रेट एंड इंट्रिंसिक वैल्यू इज डायरेक्टली रिलेटेड। सर मतलब क्या हुआ इस चीज का, रिक्वायर्ड रिटर्न अगर बढ़ता है, इंट्रिंसिक वैल्यू गिरता है, और रिक्वायर्ड रिटर्न गिरता है तो इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ता है, उल्टा चलता है, इनवर्सली रिलेटेड। ग्रोथ रेट अगर बढ़ेगा तो इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ेगा डायरेक्टली, या ग्रोथ रेट गिरेगा तो इंट्रिंसिक वैल्यू भी क्या होगा, गिरेगा। इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन द रिक्वायर्ड रिटर्न एंड दी, देखो, क्या तो अभी इस चीज को लर्न करो या तो चीज को समझो। पहले आप, मैं समझाने का ट्राई कर रहा हूँ आपको। सोचिए, आपका अगर रिक्वायर्ड रिटर्न बढ़ता है स्टॉक से, रिक्वायर्ड रिटर्न कब बढ़ता होगा आपका स्टॉक से, पहले आपको 10% चाहिए था स्टॉक से, अब आपको 12% चाहिए, क्यों, बिकॉज दी स्टॉक माइट बी बिकमिंग मोर रिस्की। स्टॉक में सर हो रहा, मेरे को और डर लग रहा है, रिस्क बढ़ रहा है स्टॉक के अंदर में, तो मैं पहले 10% से सेटिस्फाइड था, अब मेरे को 12% चाहिए। नाउ आई वॉन्ट हाउ मच, 12%। मेरे को 12% कैसे मिले, इफ आई पे लेस टुडे, इफ आई पे लेस टुडे, एंड इफ यू पे लेस टुडे मतलब क्या, इंट्रिंसिक वैल्यू अगर कम हो स्टॉक का, देन यू माइट गेट व्हाट, हायर रिक्वायर्ड रिटर्न। सर रिक्वायर्ड रिटर्न मेरे को ज्यादा क्यों चाहिए, स्टॉक इज बिकमिंग रिस्की, या मेरा रिक्वायर्ड रिटर्न इंक्रीज हो गया, तो मेरा हायर रिक्वायर्ड रिटर्न कैसे मीट हो, इफ इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द स्टॉक इज व्हाट, लेस। सर सस्ते पे बाई करूं तो मेरे को फ्यूचर में रिटर्न मिलेगा, उल्टा अगर मेरा रिक्वायर्ड रिटर्न कम हो गया ड्यू टू एनी रीजन फ्रॉम द स्टॉक, इफ माई रिक्वायर्ड रिटर्न इज बिकमिंग लेस, आई कैन बाई द स्टॉक एट द हायर प्राइस, इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा। ग्रोथ, अगर कंपनी में ग्रोथ पोटेंशियल हाई है, अगर कंपनी के अंदर में ग्रोथ पोटेंशियल क्या है, हाई है, उसके लिए आप हाई प्राइस दे पाओगे, हाँ दे सकते हैं। कंपनी के अंदर ग्रोथ पोटेंशियल अगर कम हो गया, तो उसके लिए सर मैं इंट्रिंसिक वैल्यू क्या, प्राइस क्या पे करना चाहूंगा, कम। अरे जिसमें ज्यादा ग्रोथ होगा उसके लिए यू कैन पे हायर प्राइस, जिस कंपनी के अंदर में ग्रोथ रेट कम होगा उसके लिए यू वांट टू पे व्हाट, लोअर प्राइस, राइट। इसको एक सम्स के थ्रू समझ लेते हैं। एग्जाम्पल, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पे, D1 $10 दिया हुआ है आपको, आर ई रिक्वायर्ड रिटर्न इज 14%, ग्रोथ रेट इज 4%, एकदम सिंपल नंबर ले रहा हूँ। तो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या निकलेगा मेरा, डिविडेंड D1 डिवाइडेड बाई आर ई माइनस जी, विच विल बी 10 डिवाइडेड बाई 14 माइनस 4, कितना, 10%, विच विल बी, ठीक है। अब इसी एग्जाम्पल को मैं थोड़ा सा स्ट्रेच कर देता हूँ। केस 1, D1 मेरा $10 रहने दे, आर ई को मैं इंक्रीज कर रहा हूँ 16% से, और ग्रोथ रेट सेम रख रहा हूँ। अभी सारा चीज को एक साथ नहीं चेंज कर सकते, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। आर ई को इंक्रीज कर दिया, ग्रोथ रेट इज रिमेनिंग फिक्स्ड, इंट्रिंसिक वैल्यू निकालो, 10 डिवाइडेड बाई 0.16 माइनस 0.04, 0.10 डिवाइडेड बाई 0.12, डेसिमल नहीं लगाना चाहिए।
तो 10 डिवाइडेड बाई 0.12 कितना आ रहा है? 83.33। देखा, जैसे रिक्वायर्ड रिटर्न आपने बढ़ाया तो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हो गया? गिर गया। केस टू, D1 $10, आर को कम करके देखते हैं 14% से आर इज योर 12%, ग्रोथ रेट सेम 4%। इंट्रिंसिक वैल्यू निकालिए प्लीज, डायरेक्टली निकालते हैं। 10 डिवाइडेड बाई 0.08, 10 डिवाइडेड बाई 0.08, 125 आ रहा होगा, 120। ठीक है, तो आर जैसे आपका कम हुआ, रिक्वायर्ड रिटर्न जैसे आपका कम हुआ, तो वैसे क्या हो गया? इंट्रिंसिक वैल्यू इंक्रीज हो गया। राइट, सिमिलरली यू कैन लुक फॉर ग्रोथ रेट ऑल्सो। सिमिलरली अब आप आर को रहने दो फिक्स और ग्रोथ रेट को चेंज करके देखना। ग्रोथ रेट इंस्टेड ऑफ 4% आप 7% 8% लीजिए, इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा आएगा। करके देख लो, एक बार करके देख लो, ये लास्ट, तो कुछ भी चीज छूटना नहीं चाहिए भाई। D1 इज $10, आर इज 14%। अब जी जो 4% था मेरा बेस केस के अंदर में, इंस्टेड ऑफ 4% आई एम टेकिंग 6%। इंट्रिंसिक वैल्यू निकालिए आप। 10 डिवाइडेड बाई 14 माइनस 6.08, 125। ठीक है, तो ग्रोथ रेट 4% की जगह अगर आपने 6% लिया तो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हो गया? बढ़ गया। तो क्या क्रक्स है कि यार रिक्वायर्ड रिटर्न और इंट्रिंसिक वैल्यू के बीच में देर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप, एंड ग्रोथ और इंट्रिंसिक वैल्यू के बीच में देर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। राइट, पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 8। अभी तक अपने आरी सब कुछ दे रहे थे। आरी में आपको बोल रहा था 10% ले लो, 12% ले लो, 14% ले लो। बट याद है जब क्लास स्टार्ट हुआ था तो अपने बात किए थे, यार ये आरी आ कहाँ से रहे, आरी कहाँ से कैलकुलेट हो रहा है? देखो, सबसे पहला इनपुट अगर मैं बोलूं इज दी डिविडेंड, ठीक है, D1। तो अगर मेरे को हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड पता है तो आई विल बी एबल टू कैलकुलेट डिविडेंड। मेरे को अगर हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड पता है डिविडेंड का, और मेरे को ग्रोथ रेट अगर मिल जाए, आई विल बी एबल टू कैलकुलेट डिविडेंड। तो फर्स्ट इनपुट इज माई डिविडेंड विच इज इजी टू कैलकुलेट। अगर हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड है, ग्रोथ रेट मल्टीप्लाई कर लो तो निकल जाएगा। सेकेंड इनपुट क्या बात कर रहे थे अभी अपने? आरई को लेके, रिक्वायर्ड रिटर्न। तो आरई तो अपने यहाँ पे आपको दे रहा था, बट व्हाट इफ आरई अगर अपने को कैलकुलेट करना पड़ा तो, या रियल लाइफ में आरई कैसे कैलकुलेट करेंगे? अरे रियल लाइफ में थोड़ी अपने आरई कोई सर्व कर देगा अपने को, विल हैव टू कैलकुलेट, राइट। तो आरई निकालने का 3 मेथड है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट मेथड विच इज द मोस्ट पॉपुलर मेथड इज द CAPM मॉडल। फर्स्ट मेथड इज द CAPM मॉडल। CAPM क्या होता है? कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। कहाँ पे पढ़ा हुआ है? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर में। CAPM मॉडल याद है? RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा, RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा। तो CAPM मॉडल क्या बोलता है? कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। यार आपको जो रिक्वायर्ड रिटर्न चाहिए ऑन द इक्विटी विल बी RF विच इज रिस्क फ्री रेट प्लस RM which is the market return minus RF into what? Beta of the stock, into beta of the stock। थोड़ा सा यहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं ताकि याद आ जाए ये वाला फॉर्मूला। RF क्या होता है? रिस्क फ्री रेट। मतलब इफ आई बाई अ गवर्नमेंट बॉन्ड ऑफ से 10 years का, लॉन्ग टर्म का, मैं गवर्नमेंट यूएस ट्रेजरी बॉन्ड अगर मैं बाई कर रहा हूँ, क्या बाई कर रहा हूँ? यूएस ट्रेजरी बॉन्ड अगर मैं बाई कर रहा हूँ फॉर 10 years, तो सर उस पर मेरे को कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? RF रिस्क फ्री, दैट इज रिस्क फ्री ना, बिकॉज गवर्नमेंट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू डिफॉल्ट। बोल रहा रिस्क फ्री रेट, यूएस ट्रेजरी बॉन्ड। ट्रेजरी मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट। दैट RF इज से 4%। ठीक है, रिस्क फ्री रेट कितना? 4% यूएस ट्रेजरी बॉन्ड का। RM क्या होता है? मार्केट रिटर्न। यार इंडेक्स से कितना रिटर्न मिलेगा? इंडेक्स पे से निफ्टी 50 पे अपने को कितना रिटर्न मिलेगा? ठीक है,
मार्केट रिटर्न माइनस आरएफ। आरएफ तो क्या आपका अगेन रिस्क फ्री रेट, बीटा इज द स्टॉक्स बीटा, इसका स्टॉक का बीटा। या बीटा का मतलब क्या होता है कि अगर आपका मार्केट 1% से चेंज होता है तो बता स्टॉक कितना परसेंट से चेंज होगा, दैट यूज टू बी बीटा। इफ मार्केट चेंजेस बाई 1%, हाउ मच द स्टॉक इज एक्सपेक्टेड टू चेंज, वो होता था क्या बीटा। तो यार आर एम माइनस आर एफ मतलब ओवर एंड अबव आर एम, कि अगर मार्केट रिटर्न इससे 10%, मार्केट अगर अपने को 10% देता है, बट ओवर एंड अबव आर एफ अपने को कितना चाहिए, आर एफ इज आपका 4%। एक्सेस कितना आप रिस्क ले रहे हो, 6। एक्सेस कितना रिस्क ले रहे हो, 6। देखो आपका 4% तक तो नो रिस्क, 4% तक तो कोई रिस्क है नहीं, 4% इज योर आर एफ। अगर आपको मार्केट 10% दे रहा है तो क्या तुम पोर्टफोलियो मैनेजर को 10% पे उसको फीस देगा या 10-4 पे देगा? 10-4 क्यों? क्योंकि 4% तो आप खुद भी अर्न कर सकते थे। यू कुड हैव इन्वेस्टेड इन द यूएस ट्रेजरी बिल्स which is 100% safe and you could have generated 4% easily. But if your portfolio manager or the market is giving you a return of 10%, you should not give him the fees on 10%. You should give him the fees of 10-4 excess, 6% जो वो एक्स्ट्रा कमा के दे रहा है by taking the risk, by taking the risk. So 6% that excess is the market risk premium. The 6% extra is market risk premium, also known as equity risk premium, also known as equity risk premium, 6%। ठीक है। एंड स्टॉक का बीटा, स्टॉक का बीटा तो डिपेंड करता है स्टॉक अगर अग्रेसिव है या डिफेंसिव है। अग्रेसिव होता है स्टॉक बीटा इज ग्रेटर देन 1, 1.2, 1.3, 2.1। अगर डिफेंसिव स्टॉक है तो 0.6, 0.7 रहेगा। तो यहां से अपने आर ई से आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। आर एफ आपको सम्स में दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। क्वेश्चन के अंदर में नाउ देयर कैन बी अ सिनेरियो वेयर दे विल डायरेक्टली गिव यू मार्केट रिस्क प्रीमियम, ठीक है, या इक्विटी रिस्क प्रीमियम बोल के आपको डायरेक्टली 6% दे देगा। तो आप प्लीज उसको मार्केट रिटर्न मत मान लेना, मतलब दैट 6% से यू शुड नॉट रिड्यूस 4%, बिकॉज दैट 6% के अंदर में 4% माइनस हो चुका। बिकॉज क्या बोला क्वेश्चन के अंदर में, क्या दिया है, 6% मार्केट रिटर्न दिया या 6% इक्विटी रिस्क प्रीमियम या मार्केट रिस्क प्रीमियम दिया, मार्केट रिस्क प्रीमियम दिया है 6%। तो आप गलती से वापस से उस पर 4% मत माइनस कर देना, बिकॉज 4% माइनस होके आया इनटू बीटा, बीटा आपको दे देगा समझ। ठीक है। या हो सकता है आपको मार्केट रिटर्न दे 10%, आर एफ देगा 4 और बीटा दे देगा। आपको बस ये फॉर्मूला लगाना है, गेटिंग व्हाट, आर ई, आर एफ प्लस आर एफ माइनस आर एफ इंटू बीटा। अगेन वेरी पॉपुलर मॉडल एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। Second formula to calculate RE is equal to RF plus total risk premium, total risk। ठीक है। सेकंड तरीका है कि आपको रिस्क फ्री रेट देगा और बोल देगा टोटल रिस्क प्रीमियम, सम्स के अंदर में बोल देगा कि टोटल रिस्क प्रीमियम सब कुछ लेके, या बोल देगा इक्विटी रिस्क प्रीमियम भी बोल सकता है। तो आप दूसरा तरीका से आर एफ प्लस एक्सपेक्टेड सॉरी इक्विटी रिस्क प्रीमियम ऐड करके यू बी गेटिंग व्हाट। थर्ड तरीका आर ई इज इक्वल टू, अगर मेरे को से रिलायंस का रिक्वायर्ड रिटर्न निकालना है, ठीक है, बट मेरे पास आर एफ वगैरह नहीं है, तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन टेक रिलायंस का बॉन्ड यील्ड। ठीक है। रिलायंस का बॉन्ड यील्ड लूंगा, बट जो बॉन्ड यील्ड होता है वो कम, जो बॉन्ड होता है दैट इज लेस रिस्की एज कंपेयर टू स्टॉक। रीजन, बॉन्ड से अपने को फिक्स्ड कूपन आता है, वी गेट व्हाट, फिक्स्ड कूपन इनकम फ्रॉम द बॉन्ड। इसका मतलब आर ई कैनॉट बी इक्वल टू बॉन्ड यील्ड प्लस क्या, रिस्क प्रीमियम, प्लस व्हाट, रिस्क, बिकॉज बॉन्ड्स आर लेस रिस्कियर एज कंपेयर टू व्हाट, इक्विटी। बॉन्ड्स जो होता है वो कम रिस्की होता है एज कंपेयर टू इक्विटी। तो अपने बॉन्ड यील्ड लेंगे प्लस क्या लेंगे, रिस्क प्रीमियम लेंगे। तो आर ई कैलकुलेट करने का तीन तरीका, सी ए पी एम, फिर आर ई इज इक्वल टू आर एफ प्लस टोटल रिस्क प्रीमियम, आर ई इज इक्वल टू बॉन्ड यील्ड प्लस व्हाट, रिस्क प्रीमियम। सेकेंड इनपुट आर ई का कैलकुलेशन। थर्ड इनपुट, व्हाट वाज आवर थर्ड इनपुट, याद है तो आपको, ग्रोथ रेट। थर्ड इनपुट इज ग्रोथ, ग्रोथ रेट तो मैं आपको अपने मन से दे रहा था, मान लो 5%, मान लो 6%, मान लो 7%। ग्रोथ रेट कैसे कैलकुलेट करें, ग्रोथ रेट भी कैलकुलेट करने का तीन तरीका। फर्स्ट, बेस्ड ऑन पास्ट,
जिसको अपने बोलते हैं CAGR, कंपाउंडेड एवरेज ग्रोथ रेट। सेकंड, मीडियन ऑफ इंडस्ट्री ग्रोथ, जो इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट रहने वाला है उसका मीडियन लेंगे। थर्ड, सस्टेनेबल ग्रोथ रेट विच इज इक्वल टू G इज इक्वल टू B इंटू वाई। तीन तरीके से अपने करने वाले हैं। तो सबसे पहला मेथड डिस्कस करते हैं, बेस्ड ऑन पास्ट। पास्ट ग्रोथ रेट को देख के वी विल प्रेडिक्ट अबाउट द फ्यूचर। पास्ट ग्रोथ को देख के वी विल प्रेडिक्ट अबाउट द फ्यूचर। देखिएगा, ईयर्स डिविडेंड, ईयर दिया हुआ है, जैसे अपने को 2000 से 24 का निकालना है, ठीक है। तो उसके पहले का 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 5 ईयर्स का डेटा आपको दिया हुआ है। डिविडेंड है यहाँ पे से 5, 7, 8, 10, 11, ठीक है। तो डिविडेंड पर शेयर आपको दिया हुआ है $5, $7, $8, $10 एंड $11, सब कुछ डॉलर में ही है। अब मेरे को 2024 का ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट करना है, ग्रोथ रेट कंप्यूट करना है। कैसे निकालें, क्या तरीका है? पास्ट को देख के आप कंपाउंडेड एवरेज ग्रोथ रेट निकाल लो। पास्ट को देख के आप एवरेज कंपाउंडेड एवरेज ग्रोथ रेट निकालो कि यार ये जो 5 है ना, वो कितना बन गया? 11। 5 कितना बन गया? 11। कितने साल में? कितने साल में? कोई को दिख रहा होगा यहाँ पे 5 ईयर्स के अंदर में, बट एक्चुअली ग्रो कितने बार हो रहा है? देखो, 5 से 7 बना 1 टाइम, 7 से 8 बना 2 टाइम, मतलब सेकेंड ईयर में। 8 से 10 बना थर्ड, 10 से 11 बना 4। तो कोई गलती से 5 ईयर मत लेना भाई, 5 ईयर नहीं, बिकॉज 2019 के एंड में आपको मिल रहा है 5। 19 से 20 एक बार ग्रो किया, 20 से 21 सेकेंड टाइम ग्रो किया, 21 से 22 थर्ड टाइम, 22 से 23 फोर्थ टाइम। ये गलती हो जाता है, इट्स अ वेरी सिली मिस्टेक, ये गलती मत करना प्लीज, ठीक है। तो आप क्या लोगे? पीवी प्रेजेंट वैल्यू 5 नेगेटिव, एफवी क्या लूं? 11। एन क्या लूं? 5 या 4? एन क्या लूं? 5 या 4? 4 अभी बात हुआ, 4 बार ग्रो होगा। कंप्यूट आई बाई बाई, यार 5 जो है 11 बन गया कितने सालों में? 4 सालों में, या 4 बार ग्रो किया। तो कर लो, क्लियर टीवीएम कर लेना, पुराना डेटा प्लीज इरेज कर दो। 5 प्लस माइनस पीवी, पहले करो 5 प्लस माइनस प्रेस करो पीवी, फिर 11 प्रेस करो एफवी, 4 एन, कंप्यूट आई बाई बाई, कंप्यूट आई बाई बाई बहुत ज्यादा आ रहा है वैसे तो, बट ठीक है। 21.79% ग्रोथ रेट ऑब्वियसली ज्यादा आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नंबर्स बड़ा ले लिया। तो 21.79, इट्स ओके। आपको समझ में आ गया ना कि कैसे कंप्यूट हो रहा है ग्रोथ रेट। तो वन ऑफ द मेथड विल बी बेस्ड ऑन द पास्ट। तो पास्ट ये क्या आ गया? CAGR, कंपाउंडेड एवरेज ग्रोथ रेट, ऐसे ही निकलता है। सेकेंड, बेस्ड ऑन इंडस्ट्री मीडियन, ठीक है। आपको इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट दिया हुआ है लास्ट 5 ईयर्स का, 5%, 8%, 2%, 11%, 3%, ठीक है। दिस इज लास्ट 5 ईयर्स का इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट। अब मेरे को कंपनी का ग्रोथ रेट निकालना है। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट कंपनी का ग्रोथ रेट बेस्ड ऑन व्हाट इंडस्ट्री। तो मैं क्या करूंगा? मीडियन लगाना है, मीडियन। मीडियन क्या होता है? मिडिल वैल्यू। बट उसके लिए आई हैव टू अरेंज दिस डेटा। अरेंज करो डेटा को असेंडिंग टू डिसेंडिंग में, बड़ा से छोटा से बड़ा। तो दिस विल बी 2%, फिर 3%, फिर 5%, फिर 11, 8%, फिर 11%। अरेंज हो गया। अब देखो मिडिल वैल्यू क्या है यहाँ पे? परसेंट। तो ग्रोथ रेट क्या हो जाएगा? 5%। अरे एक एक तरीका बात कर रहा है, कोई मत सोचना कि सर आप तो यहाँ पे 21.79 बोल रहे थे, यहाँ पे 5%। अलग अलग मेथड है, डिपेंड करता है सम्स में क्या दिया हुआ है। डायरेक्टली दे दिया तो बहुत बढ़िया,
ये ऐसा डेटा दिया तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा ग्रोथ रेट. तो वन ऑफ द मेथड विल बी बेस्ड ऑन द पास्ट, सेकेंड विल बी बेस्ड ऑन इंडस्ट्री का मीडियन, थर्ड इज बेस्ड ऑन सस्टेनेबल ग्रोथ रेट. थर्ड इज बेस्ड ऑन सस्टेनेबल ग्रोथ रेट. थर्ड इज सस्टेनेबल ग्रोथ रेट. ठीक है, सस्टेनेबल ग्रोथ रेट का मतलब क्या हुआ कि अगर कंपनी कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आता है, कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब इक्विटी और डेट के अंदर में कोई चेंज नहीं आता है, कंपनी क्या कर रहा है, इंटरनल फंड्स के साथ ही ग्रो कर रहा है, कंपनी इज नॉट इशूइंग एनी इक्विटी, कंपनी इज नॉट रेजिंग एनी डेट, कोई इक्विटी रेज नहीं कर रहा है मार्केट से, ना ही कोई लोन वगैरह ले रहा है, कंपनी को जो कैपेक्स करना है, कंपनी को जो ग्रो करना है, कंपनी के इंटरनल फंड्स से ग्रो कर रहा है, तो बताओ ग्रोथ रेट क्या होगा, सस्टेनेबल ग्रोथ रेट. इफ देर इज नो चेंज इन दी capital structure, company is able to generate its own fund and it's growing on the basis of own funds. So how we can calculate the growth rate? उसका फॉर्मूला है G is equal to B into R. G is equal to B into R. G is my growth rate. G is my growth rate. B is the retention ratio. क्या बोला? B is the retention ratio. R is ROE. R is ROE, return on equity. R is return on equity. ROE. राइट? मतलब क्या हुआ सर? अगर कंपनी $10 अर्न कर रहा है, क्या बोला? $10 अर्न कर रहा है, विच इज योर ईपीएस. डिविडेंड पे कर रहा है 30%. $10 अर्न कर रहा है, डिविडेंड पे कर रहा है 30%. तो कितना पे कर दिया? $3. $3. एकदम सिंपल नंबर ले रहा हूँ कि सर कंपनी इज अर्निंग $10 एंड 30% पे कर रहा है. ठीक है, पे आउट रेशियो इज 30%. $3 पे किया, इसका मतलब रिटेंशन रेशियो कितना बन गया? 30% इज दी पे आउट. रिटेंशन विल बी 1 माइनस पे आउट विच इज 70%. तो 70% कंपनी क्या कर रहा है? रिटेन करके ग्रो कर रहा है. 70% रिटेन करके पैसा ग्रो कर रहा है और रिटर्न कमा रहा है ऑन इक्विटी पे. मतलब जो इक्विटी होल्डर्स ने पैसा लगाया है उस पर क्या कर रहा है कंपनी? अर्न कर रहा है. उसमें क्या कर रहा है कंपनी? अर्न कर रहा है भाई, रिटेनिंग दी अमाउंट एंड डूइंग व्हाट? प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट एंड बाय डूइंग दी इन्वेस्टिंग इनटू गुड. तो उसके थ्रू वी कैन कैलकुलेट व्हाट? ग्रोथ रेट ऑफ द कंपनी. यार कंपनी का क्या ग्रोथ रेट होने. हियर रिटेंशन रेशियो इज इक्वल टू 1 माइनस पे आउट रेशियो. अभी बात हुआ अपना यार, अगर $10 अर्न कर रहा है उसमें 30% डिविडेंड पे कर रहा है, इसका मतलब रिटेन कितना कर रहा है? 70% रिटेन कर रहा है. तो 0.7 विल बी योर रिटेंशन रेशियो. ROE इज रिटर्न ऑन इक्विटी. रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे निकलता है? नेट इनकम डिवाइडेड बाई एवरेज या क्लोजिंग नेटवर्थ. एवरेज या क्लोजिंग नेटवर्थ डिपेंडिंग ऑन द सम्स कि क्या डेटा दिया आपको, एवरेज नेटवर्थ दिया या क्लोजिंग नेटवर्थ दिया. ठीक है, सॉरी क्लोजिंग लिख दिया क्या मैंने? इट शुड बी ओपनिंग नेटवर्थ. क्योंकि तुम पैसा कब लगाएगा? लास्ट ईयर में. उसका रिटर्न कब मिलेगा आपको? इस साल में. अरे तुम एफडी में जब पैसा लगाता है, से तुम 1 जनवरी को जाके पैसा लगाया $100, उसका रिटर्न क्या तुमको 1 जनवरी में मिल जाएगा? नो, 31 दिसंबर को मिलेगा ना. तो आपको रिटर्न कब मिलता है? नेक्स्ट ईयर. आप पैसा आज लगाओ, आपको नेक्स्ट ईयर में पैसा मिलेगा, रिटर्न मिलेगा. इसलिए क्या, नेट इनकम तुम आज कमा रहा है, उसके लिए पैसा कब लगा रहे हैं? नेटवर्थ, ओपनिंग, पिछले साल में, या ओपनिंग बुक वैल्यू. राइट. कोई कहीं कहीं पे एवरेज भी लिया जाता है, बिकॉज नेट इनकम क्या होता है आपका? पिछले साल का भी पैसा लगाया हुआ और करंट ईयर में भी पैसा लगाया हुआ पे रिटर्न अर्न कर रहा है. दैट इज वाई कोई कोई एवरेज भी प्रेफर करता है. ठीक है, क्योंकि नेट इनकम क्या होता है कि सर पुराना भी पैसा लगाया हुआ है नेट शेयर होल्डर्स ने, प्लस करंट ईयर में भी पैसा लगाया, तो नेट इनकम तो पूरा का वैल्यू लेता है ना. मतलब पुराने पैसा पे भी अर्न कर रहे हो आप, करंट ईयर के भी पैसा पे अर्न कर रहे हो. दैट इज वाई वी टेक समटाइम एवरेज, कि क्लोजिंग वैल्यू एंड ओपनिंग वैल्यू डिवाइडेड बाई व्हाट, या ओपनिंग नेटवर्थ, ओपनिंग बुक वैल्यू. तो ROE इज योर नेट इनकम डिवाइडेड बाई एवरेज और ओपनिंग नेटवर्थ.
चलिए कैलकुलेट करके देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल। कंपनी हैज ईपीएस ऑफ $10। कंपनी का ईपीएस कितना? $10 है। कंपनी हैज डीपीएस, डिविडेंड पर शेयर, ऑफ $4। कंपनी का अर्निंग प्राइस पर शेयर कितना? $10। उसमें से कंपनी कितना डिविडेंड पे कर रहा है? $4 पे कर रहा है। कंपनीज नेट इनकम is $10,000 and average book value of equity say 1,50,000। ठीक है, कैलकुलेट सस्टेनेबल ग्रोथ रेट। आपको ग्रोथ रेट कैलकुलेट करना है फ्रॉम द गिवन सम। फ्रॉम द गिवन सम आपको सस्टेनेबल ग्रोथ रेट कैलकुलेट करना है। सॉल्यूशन G इज इक्वल टू बी इंटू आर। सबसे पहला बी यहाँ पे डिफाइन कर लो आप। बी क्या होता है आपका? पे आउट या रिटेंशन। पे आउट या रिटेंशन, रिटेंशन रेशियो होता है। देखो पे आउट कितना है यहाँ पे? $10 अर्न कर रहा है, उस पे कितना कर रहा है? 4। तो व्हाट इज योर पे आउट? व्हाट इज योर पे आउट ईयर? डीपीएस डिवाइडेड बाई ईपीएस विच इज 4 डिवाइडेड बाई 10, मतलब क्या? 40%। देयरफॉर रिटेंशन इज 1 माइनस 0.4 विच इज 60%। 60% क्या कर रहा है कंपनी? रिटेन कर रहा है। और उस पर अर्न कितना कर रहा है? आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी। तो नेट इनकम कितना लिया? 10,000। लगाया कितना था पैसा ऑन एन एवरेज? 1,50,000। देखो कितना आएगा? 10,000 डिवाइडेड बाई 1,50,000 इंटू 100, 6.67%। 6.67% आ रहा है। देयरफॉर जी इज इक्वल टू, रिटेंशन कितना है? 60%। आरओई कितना? 6.67%। तो 6.67 इंटू 0.64%। ग्रोथ रेट कितना आ रहा है? 4%। ये क्या हो गया आपका? सस्टेनेबल ग्रोथ रेट। तो ग्रोथ रेट क्या निकला? 4% यहाँ पे। ठीक है, तो ग्रोथ रेट निकालने का 3 तरीका समझे अपने, बेस्ड ऑन दी पास्ट कंपाउंडेड एवरेज ग्रोथ रेट, मीडियन का, और सस्टेनेबल ग्रोथ रेट। जी इज इक्वल टू बी इंटू आर। बी हो गया आपका रिटेंशन रेशियो, आर क्या हो गया? आरओई। आर इज योर आरओई, राइट। तो अपना सिंगल पीरियड मॉडल हुआ था लास्ट क्लास में, मल्टी पीरियड मॉडल। आज अपने इन्फिनाइट पीरियड मॉडल के अंदर में, कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल के अंदर में बहुत ज्यादा डिग करके समझे, अराउंड 8-9 पॉइंट्स लिखे हैं उसके अंदर में। इट्स इंपॉर्टेंट कि आपको पूरा का पूरा गो थ्रू करना पड़ेगा। उसके बाद अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर में नो ग्रोथ करेंगे विच इज फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेलिटी। उसके बाद करेंगे मल्टी स्टेज या मल्टी ग्रोथ। ठीक है, मल्टी स्टेज मॉडल या मल्टी ग्रोथ मॉडल है तो अपने कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद अपने स्क्वाइजर का सम्स पे जाएंगे टू इंश्योर कि अपने पूरा का पूरा जो एब्सोल्यूट वैल्यूएशन मॉडल है वो कंप्लीट हो रहा है, राइट। चलो दैट्स इट, थैंक यू गाइस।